हेलो क्लास। आज की क्लास कंप्यूटर नेटवर्क का 6th पार्ट है। आज की क्लास में हम नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम नेटवर्क सिक्योरिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का मतलब होता है ऐसी टेक्निक्स जिनके थ्रू हम किसी नेटवर्क को अनऑथराइज्ड एक्सेस या नेटवर्क की डिवाइसेस को मिसयूज से बचा सकें। तो नेटवर्क सिक्योरिटी ये इंश्योर करता है कि किसी नेटवर्क को केवल ऐसे यूजर्स ही एक्सेस कर पाएंगे जिनको उसको एक्सेस करने की परमिशन है। अगला टॉपिक देखते हैं हम मालवेयर। मालवेयर को अगर हम फुल फॉर्म देखें इसका, तो इसका फुल फॉर्म होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर, तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं मालवेयर। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका मेन इंटेंशन होता है कि किसी यूजर को कोई ट्रबल पहुंचाना या उसको कोई डैमेज पहुंचाना। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इंटेंशन होता है किसी दूसरे यूजर को किसी न किसी फॉर्म में कोई डैमेज पहुंचाना। So it is any software developed with an intention to damage hardware devices, steal data or cause any other trouble to the user। तो ये क्या क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को कोई ना कोई डैमेज पहुंचा सकते हैं, यूजर का डेटा स्टील कर सकते हैं, उसको चुरा सकते हैं और उस यूजर को किसी ना किसी तरीके से ट्रबल कर सकते हैं। तो अगर इनके एग्जांपल्स हम देखें तो वायरस, बॉम्ब्स, रैंसमवेयर, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर, ये सब हमारे मालवेयर के टाइप्स हैं। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वायरस। वायरस क्या है? मालवेयर का एक टाइप है। तो वायरस ऐसा मालवेयर होता है जो कि अपने आप को किसी दूसरे प्रोग्राम के साथ, किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लेता है, और जब यूजर उस एप्लीकेशन को ओपन करता है, उस पर क्लिक करता है, तो वायरस एक्टिवेट हो जाता है। वायरस अपने आप को, जब तक यूजर उस प्रोग्राम पे, उस एप्लीकेशन पे क्लिक नहीं करता, तब तक वायरस उस पे केवल उस पे अटैच रहता है। लेकिन जैसे ही यूजर उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, उस पर क्लिक करके, उसको डबल क्लिक करके उसको एक्टिवेट करता है, तभी वायरस एक्टिवेट होता है। A virus is a piece of software created to perform malicious activities and hamper resources of a computer system like CPU time, memory, personal files और sensitive information। तो जो मालवेयर जिस तरीके से किसी यूजर को लॉस पहुंचाता है, तो वायरस भी मालवेयर का एक टाइप है। और ये क्या क्या कर सकता है? ये CPU टाइम को लॉस कर सकता है और मेमोरी, पर्सनल फाइल या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचा सकता है। वायरस अटैचेस इटसेल्फ टू अदर होस्ट प्रोग्राम्स। तो ये क्या करता है? पहले अपने आप को किसी दूसरे होस्ट प्रोग्राम या किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर लेता है। इट रिक्वायर्स ह्यूमन इंटरेक्शन टू प्रोपागेट। द वायरस गेट्स एग्जीक्यूटेड ईच टाइम द होस्ट प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही हम उस होस्ट प्रोग्राम को, उस प्रोग्राम को एक्टिवेट करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारा वायरस भी एक्टिवेट हो जाता है। वायरस रेप्लिकेट्स इटसेल्फ। वायरस अपनी कॉपीज बना सकता है। Virus spread when the document they are attached to it's transferred from one computer to another। जब भी हम उस डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं जिसमें वायरस हमारा अटैच है जिसके साथ, तो वायरस भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। अब हम देखते हैं वॉर्म्स। वॉर्म्स भी क्या है? एक मालवेयर का टाइप है। यहाँ पे हमने देखा वायरस, वॉर्म्स दोनों क्या है? मालवेयर का टाइप। वॉर्म भी वायरस की तरह ही होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है वॉर्म और वायरस में। तो वॉर्म क्या करता है? जैसे वायरस था, अपने आप को पहले तो किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच करता था, लेकिन वॉर्म वॉर्म अपने आप को किसी होस्ट प्रोग्राम के साथ अटैच नहीं करता और इंडिपेंडेंट रहता है, और ये भी अपने आप को रिप्लिकेट कर सकता है। तो worm is a self-replicating program that runs independently and travel across network connections। तो worm भी ऐसा सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम होता है जो कि इंडिपेंडेंट रन करता है। वायरस हमने देखा था इंडिपेंडेंट रन नहीं कर रहा था। वायरस क्या कर रहा था? अपने आप को किसी प्रोग्राम के साथ अटैच कर रहा था, और जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था तभी हमारा वायरस एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो वर्म है वो इंडिपेंडेंट है और नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इट डज नॉट नीड टू अटैच इटसेल्फ टू अ होस्ट प्रोग्राम। इसमें इसको किसी होस्ट प्रोग्राम से अटैच करने की जरूरत नहीं होती, और इट डज नॉट रिक्वायर ह्यूमन इंटरेक्शन। तो वायरस में हमने देखा ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत थी। होस्ट प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे तभी हमारा वायरस एग्जीक्यूट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। वॉर्म अपने आप
एग्जीक्यूट हो सकता है। वार्म वर्क्स बाय इटसेल्फ एज एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट एंड कॉपी इटसेल्फ। तो वार्म अपनी कॉपी बनाता है और इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और हमने पहले भी देखा इसमें होस्ट प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं होती। और वायरस कैन रेंज इन सेवरिटी फ्रॉम कॉजिंग माइल्डली एनोइंग इफेक्ट्स। तो मीन्स ये छोटे छोटे इफेक्ट्स भी हो सकते हैं इनके, जैसे कंप्यूटर पे इन्होंने हमारा वॉलपेपर चेंज कर दिया, या कोई मेजर इफेक्ट भी हमारे कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क को ये दे सकते हैं। और ये क्योंकि सेल्फ रिप्लिकेट होते हैं तो कंप्यूटर की इंटायर मेमोरी को कंज्यूम कर सकते हैं। अब अगला हम एग्जांपल देखते हैं ट्रोजन हॉर्स। तो ट्रोजन हॉर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमें लगता है कि हमारे बहुत काम के हैं, लेकिन जब हम उन्हें डाउनलोड करते हैं तो वो उसके साथ कोई और एक्टिविटी भी परफॉर्म करते हैं, जो जैसे कि हमारा डेटा चुराना, इस टाइप की, जो कि हमें लॉस पहुंचाए। तो एक तरीके से हमें बाहर से अपीयर होता है ये हमारे काफ़ी काम के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जब हम इन्हें इंस्टॉल करते हैं और इनको यूज करते हैं तो वो हमें हिडन रूप से हमें किसी ना किसी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। तो ट्रोजन हॉर्स अपीयर्स टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर बट कॉज डैमेज आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो लगता तो है कि ये काफ़ी यूजफुल सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो किसी न किसी फॉर्म में डैमेज पहुंचाता है। और ये क्या होते हैं, नॉन सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। हमने वायरस और वॉर्म्स में दोनों में देखा कि दोनों अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रोजन हॉर्स क्या है, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट नहीं कर सकता। इट ट्रिक्स यूजर इनटू इंस्टॉलिंग देम डिस्गाइज एज यूजफुल प्रोग्राम। तो ये यूज़र को ऐसी फीलिंग देता है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है और इसे इंस्टॉल करना चाहिए, लेकिन जब यूज़र इंस्टॉल कर लेता है तो वो उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में डैमेज पहुंचाता है। ट्रोजन कैन रेंज इन सेवरिटी फ्रॉम कॉजिंग माइल्डली एनोइंग इफेक्ट्स टू डैमेज डेटा और सॉफ्टवेयर। तो ये भी जैसे वॉर्म्स की तरह हमने देखा कि कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स भी ट्रोजन हॉर्स ला सकते हैं, या काफ़ी बड़ा डैमेज पहुंचा सकते हैं डेटा या सॉफ्टवेयर्स को। दे कैन स्टील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल रहते रहते और हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पैम क्या होता है। स्पैम ऐसे अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज होते हैं या ई मैसेज होते हैं जो कि हमें किसी अनआइडेंटिफाइड पर्सन द्वारा भेजे जाते हैं, जो हमारे लिए मेनली जिन्हें हमने उनसे मांगा नहीं होता, लेकिन तब भी उन्होंने हमें वो मैसेज भेजा होता है। तो स्पैम इज एन अनवांटेड इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स। तो बहुत सारे लार्ज ग्रुप को ये मैसेज भेजे जाते हैं। स्पैम आर जनरली सेंट बाई अनआइडेंटिफाइड पर्सनस। तो जनरली हम उसको जानते नहीं हैं और किसी ऐसे आदमी के द्वारा वो मैसेज हमें भेजे गए होते हैं। स्पैम मेल्स आर फॉर सेंट फॉर कॉमर्शियल पर्पज। तो जनरली इनका पर्पज क्या होता है, कॉमर्शियल पर्पज होता है कि उस ईमेल में, उस मैसेज में किसी न किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन होता है, या हमें किसी न किसी तरीके से लॉस पहुंचाने का कोई मेल होता है। स्पैम ईमेल कंटेन मैलिशियस लिंक्स डेट कैन इन्फेक्ट कंप्यूटर विद मालवेयर। तो इनमें ऐसे लिंक्स हो सकते हैं कि जिनको अगर हम ओपन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर मालवेयर से इन्फेक्ट हो जाए। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं कुकीज। कुकीज क्या होते हैं? कुकीज स्मॉल टेक्स्ट फाइल होते हैं जो कि किसी यूजर के कंप्यूटर में स्टोर होते हैं। और ये कब क्रिएट होते हैं? जब कोई वेबसाइट हम ब्राउज करते हैं, और जब ब्राउज करते हैं तो वेबसाइट अपनी कुकी बना देती है यूजर के कंप्यूटर पे। और कुकी हमारी टेम्परेरी भी हो सकती हैं या परमानेंट भी हो सकती हैं। Cookies is a small text file stored in user's computer and are created by website while browsing। तो जब किसी हम साइट को ब्राउज करते हैं तो कुकी उसके द्वारा हमारे कंप्यूटर पे क्रिएट कर दी जाती है। कुकीज कैन बी क्रिएटेड आइदर टेम्परेरली फॉर द सेशन और फॉर परमानेंटली ऑन द हार्ड डिस्क। तो कुकी या तो हमारे डिवाइस पे टेम्परेरी स्टोर हो सकती हैं या परमानेंट स्टोर भी हो सकती हैं। तो कुकी का मेन काम क्या होता है? कुकी के द्वारा वेबसाइट हमारी एक्टिविटीज को ट्रैक करती है। तो बाय कुकीज वेबसाइट्स कैन कीप ट्रैक ऑफ यूजर्स प्रीफरेंसेस सो दैट इंफॉर्मेशन कैन बी कस्टमाइज्ड टू द यूजर। तो कुकी के द्वारा जो वेबसाइट्स होती हैं वो हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करती हैं कि हम क्या क्या सर्च कर रहे हैं किसी वेबसाइट पे, हमारी क्या क्या एक्टिविटी हैं उनको वो चेक करती हैं, और उसके द्वारा वो हमें, उसके बेसिस पे वो हमें एड्स दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दे सकते हैं। तो फर्स्ट दो टाइप की कुकी हो सकती हैं, फर्स्ट पार्टी कुकी और थर्ड पार्टी कुकी। तो फर्स्ट पार्टी कुकी तो वो कुकी होती है जो
जिस वेबसाइट को आप ब्राउज कर रहे हैं, जब वही वेबसाइट कोई कुकी बनाती है तो वो फर्स्ट पार्टी कुकी होती है। लेकिन थर्ड पार्टी कुकी क्या होती है? तो आप वेबसाइट तो कोई दूसरी ब्राउज कर रहे हैं, लेकिन कोई दूसरी वेबसाइट ही आपकी अगर डिवाइस पे कुकी बना देती है तो उसे हम बोलते हैं थर्ड पार्टी कुकी। तो फर्स्ट पार्टी कुकी आर क्रिएटेड बाय द वेबसाइट यू आर विजिटिंग। तो फर्स्ट पार्टी कुकी तो वही कुकी हो गई जिस वेबसाइट को हमने विजिट किया और उसने हमारे कंप्यूटर पे कुकी बनाई। लेकिन थर्ड पार्टी कुकी ऐसी कुकी होती हैं कि जिस वेबसाइट को हमने विजिट भी नहीं किया, लेकिन तब भी उसने हमारे कंप्यूटर पे कुकी बना दी। तो थर्ड पार्टी कुकी आर क्रिएटेड बाय ए वेबसाइट अदर देन द वन यू आर करंटली विजिटिंग। तो उस वेबसाइट को हमने विजिट भी नहीं किया, लेकिन उसने हमारे कंप्यूटर पे कुकी बना दी। अब हम देखते हैं कुकी का यूज किस तरीके से करती हैं वेबसाइट्स। तो कुकी कैन बी यूज टू रिकॉग्नाइज द कंप्यूटर ऑफ यूजर व्हेन ही सी विजिट्स द वेबसाइट सो दैट काउंट ऑफ न्यू विजिटर्स कैन बी आइडेंटिफाइड। तो सबसे पहले तो वेबसाइट इसके द्वारा आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि हमारी वेबसाइट पे कितने नए यूजर्स ने इस बार लॉग इन किया। To personalize the website of users for users including targeting advertisements which may be of particular interest to the user। तो कुकी के द्वारा वो ट्रैक करते हैं कि यूजर किस किस क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है और हमें उसको किस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने की ज़रूरत है। टू स्टोर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, कुकी हमारी लॉगिन इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकती हैं। और टू मेंटेन सेशन, कुकी सेशंस भी मेंटेन कर सकती हैं ताकि अगर हम किसी वेबसाइट पे कुछ काम करते हैं और थोड़ी देर बाद हम वापस आते हैं तो हमारा सेशन मेंटेन रहता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक, फायरवॉल। तो फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा जब कंप्यूटर से कोई डेटा बाहर जाता है या कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा आता है, या हम कह सकते हैं किसी नेटवर्क से कोई डेटा बाहर जाता है या नेटवर्क से बाहर आता है, तो ये उसको मॉनिटर करता है। तो इसको आप एक तरीके से एक सिक्योरिटी गार्ड की तरीके से समझ सकते हैं, जिसका काम क्या होता है, किसी बिल्डिंग के अंदर जो भी लोग जा रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना और बिल्डिंग से जो बाहर जो लोग जा रहे हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना। तो इसका सेम यही काम है, जो नेटवर्क से डेटा बाहर जा रहा है उसको आइडेंटिफाई करता है, नेटवर्क के अंदर जो डेटा आ रहा होता है और उसको आइडेंटिफाई करता है। और इसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये क्या करता है, जो हमारा डेटा बाहर जा रहा है उसको रोक सकता है, या डेटा जो हमारे अंदर आ रहा है, हमारे नेटवर्क के अंदर डेटा आ रहा है उसको रोक सकता है। इसके अब फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट एक्ट्स एज ए फिल्टर फॉर डेटा एंटरिंग और लिविंग अ नेटवर्क और कंप्यूटर। तो ये क्या करता है, एक फिल्टर का काम करता है और जो भी हमारा डेटा बाहर जा रहा होता है या हमारे नेटवर्क का डेटा अंदर आ रहा होता है, दोनों पे ये कंट्रोल करता है। तो फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और बोथ। तो फायरवॉल क्या हो सकता है, या तो सॉफ्टवेयर हो सकता है या हार्डवेयर हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। A firewall acts as a network filter, and based on the predefined security rules, it continuously monitors and controls the incoming and outgoing traffic। तो ये क्या करता है, इसमें कुछ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं कि हमें इस टाइप के डेटा को रोकना है, हमें इस टाइप के डेटा को आगे नहीं जाने देना। तो उस टाइप के रूल्स पे ये काम करता है और नेटवर्क ट्रैफिक को कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। जो भी हमारा डेटा जा रहा होता है या आ रहा होता है, दोनों को मॉनिटर करता है और उनको कंट्रोल करता है। हम देखते हैं टाइप ऑफ फायरवॉल। तो फायरवॉल के टाइप, तो पहला नेटवर्क फायरवॉल क्या होता है, दो नेटवर्क के बीच में रहता है और उनको मॉनिटर करता है। इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड बिटवीन टू और मोर नेटवर्क्स एंड मॉनिटर्स द ट्रैफिक बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क, इट इज टर्म्ड एज नेटवर्क फायरवॉल। तो दो अगर नेटवर्क के बीच में कोई फायरवॉल डिवाइस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क फायरवॉल। और अगला है होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो दो कंप्यूटर्स के बीच में ये मॉनिटर करता है डेटा ट्रांसफर को। होस्ट बेस्ड ट्रांसफर, इफ द फायरवॉल इज प्लेस्ड ऑन ए कंप्यूटर मॉनिटर्स द नेटवर्क ट्रैफिक टू एंड फ्रॉम दैट कंप्यूटर, इट इज कॉल्ड होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो कंप्यूटर पे ये कनेक्टेड है और कंप्यूटर से जो भी डेटा बाहर जा रहा है या कंप्यूटर के अंदर आ रहा है उसको ये मॉनिटर करता है। अब हम बेनिफिट देख लेते हैं फायरवॉल के। तो ये क्या करता है, एक फिल्टर का काम करता है, नेटवर्क के जो भी बाहर डेटा जा रहा है या नेटवर्क के अंदर आ रहा है उसको ये फिल्टर करता है और हमारी सुरक्षा करता है वायरस वॉर्म्स या ट्रोजन हॉर्सेस से, या हमारी मालवेयर से प्रोटेक्शन करता है। अगला हम टॉपिक देख लेते हैं HTTP या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या करता है, जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इंटरनेट पे या www पे, उसको कंट्रोल करता है। हाइपर टेक्स्ट
सबसे पहले तो इसमें जो पहला वर्ड है हाइपर टेक्स्ट, वो हम देख लेते हैं हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट इज अ टेक्स्ट दैट प्रोवाइड्स लिंक टू अदर टेक्स्ट। जैसे इंटरनेट पे भी हमने देखा होगा कि अगर हम किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाते हैं या किसी दूसरे रिसोर्स पे पहुंच जाते हैं। तो ऐसे टेक्स्ट को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं कि जो लीनियर ना हो, जिसमें हम कहीं क्लिक करें तो किसी हम दूसरे डॉक्यूमेंट पे जा सकें, किसी दूसरी इंफॉर्मेशन पे जा सकें। तो ऐसे टेक्स्ट को हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। तो या इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये डिसाइड करता है कि कैसे इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होगा ऑन www। तो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTP इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग हाइपर टेक्स्ट डेटा ऑन www। तो वर्ल्ड वाइड वेब में कैसे हमारा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर होगा उसको ये डिसाइड करता है। और ये हमारी जो प्राइमरी प्रोटोकॉल है जिसको हम यूज करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में। आप लोगों ने देखा भी होगा कि कई सारी वेबसाइट्स के आगे HTTP लिखा होता है। और HTTP किस पे बेस्ड होता है, हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। अब HTTP के बाद उसका अगला एक मॉडिफाइड वर्जन है HTTPS। तो ये HTTP हमने देखा जो हमारा मेन वो था जिसके द्वारा हम हाइपर टेक्स्ट डेटा को ट्रांसफ़र करते थे वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का ही नेक्स्ट वर्जन, उसका नेक्स्ट अपग्रेडेड वर्जन या सिक्योर्ड वर्जन हम इसे बोल सकते हैं। इसका है HTTPS। HTTPS का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और ये क्या है, सिक्योर्ड वर्जन है HTTP का। HTTP एंड इट्स तो जैसे हमने देखा बहुत सारी जो वेबसाइट्स जिन पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं उनके आगे HTTPS लिखा होता है। तो HTTPS का मतलब होता है जो भी डेटा हम उसके थ्रू भेज रहे हैं तो वो क्या है, सिक्योर्ड है, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है। लेकिन HTTP में वो डाटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं जाता, वो सिक्योर नहीं होता। तो HTTP and its variant HTTPS are set up rules that govern how data can be transmitted over www। ये भी हमने पहले भी देखा कि इसके थ्रू हम देख रहे थे कि कैसे हमारा डेटा वर्ल्ड वाइड वेब पे जा रहा था। HTTP डज नॉट इनक्रिप्ट डेटा टू बी ट्रांसमिटेड एंड हेंस डेटा कैन बी इजिली स्टोलन। तो HTTP में हमारा क्या हो रहा था, डेटा जो हमारा था वो इनक्रिप्ट नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसको चुराया जा सकता था। लेकिन जो S है HTTP में उसका मतलब होता है सिक्योर, और इसका मतलब होता है जो डेटा है हमारा वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रहा है और इसलिए इसको आसानी से चुराया नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं IT एक्ट। तो आईटी एक्ट मतलब हमारा आईटी अधिनियम। तो ये इंडियन आईटी एक्ट है, ये हमारा 2000 में लागू हुआ। और इसके द्वारा जो मेन काम होता है वो साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसको डील करता है ये। तो आईटी एक्ट मेनली किससे डील करता है, साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से। और ये हमारा 2000 में इम्प्लीमेंट हुआ और 2000 में पास हुआ। और इसके द्वारा जो हम कंप्यूटर से रिलेटेड क्राइम्स करते हैं या साइबर क्राइम्स करते हैं उसमें क्या क्या सज़ा दी जानी है ये सब भी इसमें बताया गया है। और इसको 2000 में बनाया गया, लेकिन 2008 में इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। जैसे इसमें कुछ नए सेक्शंस जोड़े गए, जैसे साइबर टेररिज्म और किसी को ऑफेंसिव मैसेजेस भेजना, ये कुछ नए टर्म्स इसमें डाले गए। और इसने क्या किया, डिजिटल सिग्नेचर को एक लीगल रिकग्निशन दिया, उनको लीगली पहचान दी। तो आईटी एक्ट क्या है, एक हमारा ऐसा एक्ट है जो कि मेनली साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से डील करता है। ये 2000 में मेनली पास हुआ और इसमें 2008 में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए। और आईटी एक्ट ही डिसाइड करता है कि हमें किस साइबर क्राइम में हमें किस टाइप की सज़ा देनी है। अब हम देखते हैं साइबर क्राइम। साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम होता है जिसमें कंप्यूटर को या तो टूल या टारगेट की तरह यूज किया जाए। टूल का मतलब किसी क्राइम को कमिट करने में उसका यूज लिया जाए, या टारगेट का मतलब कि कंप्यूटर पे अटैक हो, और टूल का मतलब कंप्यूटर के द्वारा अटैक हो। तो दोनों एक्टिविटी क्या होती हैं, साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। मीन्स कंप्यूटर को या तो टारगेट की तरह यूज किया गया या कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूटर पे अटैक हुआ। तो दैट कंप्यूटर एज ए टारगेट। तो ऐसे अटैक जिसमें कंप्यूटर को टारगेट की तरह यूज किया गया या कंप्यूटर पे अटैक हुआ, तो उन इसमें हम देख सकते हैं यूजिंग अ कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर। तो इसमें किसी कंप्यूटर से अगर हम दूसरे कंप्यूटर पे कोई अटैक करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर एज ए टारगेट। तो इसमें क्या हो सकता है, अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड हैकिंग। तो किसी के कंप्यूटर से हमने कुछ डेटा चुरा लिया, या ट्रोजन वायरस फॉर्म्स अटैक, या मालवेयर का अटैक किया, ईमेल स्पूफिंग, डॉस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ये सारे हमारे
कंप्यूटर एज ए टारगेट में जो अटैक्स हैं वो ये सारे हो सकते हैं। या कंप्यूटर एज ए वेपन, कंप्यूटर एज ए वेपन का मतलब कंप्यूटर को हमने एज ए वेपन यूज किया किसी क्राइम को कमिट करने में, जैसे साइबर टेररिज्म, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इन सब में हम कंप्यूटर का हेल्प लेते हैं। तो ये सारे भी साइबर क्राइम्स के अंदर आते हैं। तो साइबर क्राइम्स से दो तरीके के हो सकते हैं, या तो कंप्यूटर का उसमें यूज करके क्राइम हुआ, या कंप्यूटर को एज ए टारगेट कंप्यूटर पे क्राइम हुआ। तो दोनों को हम साइबर क्राइम के उसमें लेंगे। अब हम देखते हैं कुछ टाइप के साइबर क्राइम्स क्या हो सकते हैं, जैसे हैकिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट या डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। तो सबसे पहले हैकिंग। हैकिंग का मतलब किसी ऐसे दूसरे यूजर की इंफॉर्मेशन चुरा लेना जिसके लिए आप लीगली ऑथराइज नहीं होते। तो हैकिंग टू यूज a computer to look at and change information that is stored on another computer without permission। तो जिसकी परमिशन नहीं है उस इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर रहे हैं तो वो हैकिंग के अंदर आता है। साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी अटैकर के द्वारा किसी दूसरे को हैरस करना इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन के द्वारा, जैसे उसको ईमेल्स भेज के या उसको पूरे कोई झूठा आरोप लगा के या उसको डिफेम करके आप अगर ऐसा कुछ कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस के थ्रू ऐसा कुछ करते हैं तो वो साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आता है। हम देखते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चुरा के उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को यूज करना और फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए मेनली, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका इंटरनेट बैंकिंग आईडी पासवर्ड चुरा लिया और फिर वो आपके आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके कोई ट्रांजैक्शन करता है तो वो आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत आएगा। हम देखते हैं डेनायल ऑफ सर्विस अटैक। डेनायल ऑफ सर्विस अटैक का मतलब आप किसी सर्विस के लीगली आप यूजर हैं और आप उसके लेजिटमेट यूजर हैं, लेकिन आपको अगर उस सर्विस से के यूज से रोका जाता है तो उसको हम डेनायल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं। अब देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन अपने माइंड से क्रिएट करता है, और ये सारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती हैं। इंटेंजिबल प्रॉपर्टी मतलब इनका कोई रूप नहीं होता, इनका कोई फॉर्म नहीं होता, और ये ह्यूमन की ब्रेन की क्रिएशन होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम इंटेंजिबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कोई लिटरेचर वर्क हो गया, किसी ने अपने दिमाग में कोई लिटरेचर वर्क सोचा, या म्यूजिक हो गया, या कोई नई खोज हुई, ये सारे हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्योंकि किसी इंसान के किसी दिमाग की सोच होती है तो उसका कोई रूप नहीं होता, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई दूसरा यूजर उसको चुरा ना पाए, इसके लिए जो राइट्स दिए गए उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मान लीजिए कोई यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाता है और कोई दूसरा यूजर उसको डाउनलोड करके अपने नए चैनल पे अपलोड कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरीके से क्राइम हुआ, क्योंकि वो उस दूसरे यूजर जिसने उसको चोरी करके अपलोड किया है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। तो इसलिए जिसकी जो प्रॉपर्टी हो, जिसने जिसके बारे में सोचा हो, उसका जो अगर कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए तो उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम चोरी करके अपलोड कर रहे हैं तो वो क्या है, क्राइम है। और इसी के लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है वो बनाए गए कि जो यूजर उसका ओरिजिनल क्रिएटर है उसी को उसका बेनिफिट मिले। तो दीज आर द राइट्स ग्रांटेड टू द ओनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनर को ये राइट्स दिए जाते हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, क्रिएटिव एक्टिविटी को इनकरेज करना, ताकि यूजर्स क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकें और अगर उसमें कुछ उनका फाइनेंशियल बेनिफिट हो रहा है तो वो हो सके। अब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की राइट्स के टाइप देख लेते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क। तो कॉपीराइट क्या होता है, जैसे हमने कई सारी बुक्स वगैरह पे लिखा भी देखा होगा कॉपीराइट। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट क्रिएटर को कुछ राइट्स देता है, जो उसके क्रिएटर होते हैं उनको कुछ राइट्स देता है। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क्स, तो लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क के लिए उनको कुछ राइट देता है, उनको हम बोलते हैं कॉपीराइट। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, जैसे बुक्स हो सकते हैं, म्यूजिक, पेंटिंग या स्कल्पचर्स वगैरह, ये हमारे कॉपीराइट्स के अंतर्गत आ सकते हैं, और अगर कोई कॉपीराइट को वायलेट करता है तो उसको सजा मिलती है। पेटेंट जो होते हैं, पेटेंट क्या होते हैं, मेनली इन्वेंशन या किसी नई खोज के लिए होते हैं और किसी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं। और पेटेंट क्या होता है, अपने ओनर को ये राइट्स देता है कि वो डिसाइड कर सके कि उसकी जो नई खोज है उसको कौन यूज करेगा और किस मात्रा में यूज करेगा। अब देखते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होते हैं, हर कंपनी या हर बिजनेस का एक लीगल सिंबल होता है और उसी सिंबल को हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। वंस रजिस्टर्ड दैट सिंबल और सीरीज ऑफ वर्ड्स कैन नॉट बी यूज बाई एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लेता है तो दूसरा ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज नहीं कर सकता। अब देखते हैं हैकिंग। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग अभी हमने देखा कि किसी दूसरे यूजर की
इंफॉर्मेशन को अगर हम अनऑथराइज यूज से एक्सेस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैकिंग। और हैकर इज ए पर्सन हु फाइंड्स द एक्सप्लॉइट्स द वीकनेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू गेन एक्सेस। तो हैकर क्या होते हैं, ऐसे पर्सन होते हैं, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्रामर्स ही होते हैं जिन्हें कंप्यूटर सिक्योरिटी का ज्ञान होता है और वो हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी, नेटवर्क में जो हमारी फ्लॉज हैं, हमारे जो उसमें लूप होल्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके द्वारा अपने आप को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इथिकल का मतलब होता है मोरली करेक्ट। तो हम हैकर्स के कुछ टाइप देख लेते हैं। पहले को बोलते हैं वाइट हैट और इनको बोलते हैं इथिकल हैकर। इथिकल हैकर भी हैकर होते हैं, लेकिन इनका मेन काम होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट पहुंचाना। अपनी हैकिंग के द्वारा ये देखते हैं कि किसी सिस्टम में क्या क्या लूप होल्स हैं और फिर उन लूप होल्स को उस ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी उस वेबसाइट में या अपनी जो भी नेटवर्क है उसमें जो कमी है उनको दूर कर सके। तो if a hacker uses its knowledge to find and help in fixing the security flaws in the system, it is termed as white hat hacker। तो ये क्या करते हैं, उसमें जो भी सिक्योरिटी फ्लॉ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं और ऑर्गेनाइजेशन अपना उसको फ्लॉ को रेक्टिफाई करते हैं। दीज आर हैकर्स विद गुड इंटेंशन। तो इनका क्या होता है, इंटेंशन गुड होता है और ऑर्गेनाइजेशन हायर करते हैं एथिकल हैकर को ताकि वो उनके सिस्टम के लूप होल्स को, सिक्योरिटी थ्रेट्स को पहले से ही पहचान सकें। अगले होते हैं ब्लैक हैट्स और इनको हम बोलते हैं क्रैकर्स। तो व्हाइट हेड्स को देखा था हमने, इथिकल हैकर होते थे, ये बेनिफिट के लिए काम कर रहे होते, गुड इंटेंशन से काम कर रहे होते हैं। लेकिन ब्लैक हेड्स होते हैं, ये क्रैकर होते हैं। ये क्या होते हैं, अपनी इंटेंशन इनकी गुड नहीं होती और ये भी हैकिंग का काम करते हैं और उसके द्वारा किसी न किसी पर्सनल गेन को ये परफॉर्म करते हैं कि हैक करके किसी न किसी तरीके से डेटा चुरा लिया या फंड्स को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस तरीके से ब्लैक हेड्स जो होते हैं ये लॉस पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम देखते हैं ग्रे हैट। ग्रे हैट क्या होते हैं, वाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच में ग्रे हैट्स होते हैं। ये हैकिंग का काम तो करते हैं लेकिन इनका इंटेंशन बैड नहीं होता, ये केवल मजे के लिए कह सकते हैं, इन्होंने किसी साइट को हैक कर लिया। तो इस टाइप के हैकर्स को हम बोलते हैं ग्रे हैट हैकर। अब हम देखते हैं WWW। WWW का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब और इसकी खोज की थी टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में। तो WWW, अगर हम हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को WWW बोलते हैं। हमने पहले भी देखा था हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें टेक्स्ट जो होता है हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट में होता है और हम अगर किसी लिंक को क्लिक करते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट इज ए टेक्स्ट विच कंटेन लिंक्स टू अदर टेक्स्ट। तो हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड बाय हाइपरलिंक्स। तो उन लिंक्स को जहाँ पे हम क्लिक करते हैं उनको हम हाइपरलिंक बोलते हैं और जब हम हाइपरलिंक्स पे क्लिक करते हैं तो हम एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट या एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन में पहुंच सकते हैं। और WWW क्या है, इंटरनेट का एक पार्ट है। तो और हमने देखा HTTP और HTTPS हमारे डिसाइड करते हैं कि कैसे हाइपरटेक्स्ट डेटा हमारा ट्रांसफ़र होगा एक जगह से दूसरी जगह। और अब हम देखते हैं इंटरनेट। WWW और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है। WWW जो है वो इंटरनेट का एक पार्ट है और इंटरनेट इज अ वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स विच मे और मे नॉट हैव वेब पेजेस टू शेयर। तो जब हम वेब पेजेस को शेयर करते हैं वो तो डिसाइड होता है WWW से, लेकिन इंटरनेट में और भी बहुत सारी सर्विसेज हो सकती हैं जैसे ईमेल कम्युनिकेशन हो गया, फाइल शेयरिंग हो गया। तो इंटरनेट एक बड़ा पार्ट हो गया, उसका एक सब पार्ट हो गया WWW। अब हम देखते हैं मार्कअप लैंग्वेजेस। मार्कअप लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो जो कि हमारे उनमें बहुत सारे टैग्स होते हैं जिसके द्वारा हम किसी डेटा को डिफाइन कर सकते हैं या डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं या डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो मार्कअप लैंग्वेजेस आर डिजाइन फॉर प्रोसेसिंग, डेफिनेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। मार्कअप लैंग्वेज यूजेज टैग्स टू डिफाइन एलिमेंट विद इन अ डॉक्यूमेंट। जैसे आपने HTML लैंग्वेज में भी देखा होगा बहुत सारे टैग्स होते हैं, तो इनमें मार्कअप लैंग्वेजेस में टैग्स होते हैं जिसके द्वारा डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मार्कअप लैंग्वेजेस डिफाइन स्टैंडर्ड वर्ड्स रेदर देन टिपिकल प्रोग्रामिंग सिंटैक्स। तो इसमें जो हमारे वर्ड्स यूज होते हैं वो सिंपल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं और इसके इसीलिए हम मार्कअप लैंग्वेजेस को आसानी से लिख भी सकते हैं। और HTML हो गया जैसे एक मार्कअप लैंग्वेज हो गई, XML एक मार्कअप लैंग्वेज हो गई। HTML को अगर हम देखें तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये क्या होता है, वेब पेजेस इसके द्वारा हम HTML के द्वारा क्रिएट कर सकते हैं। और HTML वेब पेजेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है और HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं और टैग्स का यूज करके हम अपने वेब पेज को कैसा हमें दिखना है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और HTML जो होता है वो केस सेंसिटिव नहीं होता, हम स्मॉल केस में लिखें या अपर केस में लिखें दोनों ही इसमें काम कर जाएगा। HTML डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .html या .html, तो दोनों एक्सटेंशन काम कर सकते हैं। और जो मेन
एलिमेंट्स होते हैं HTML डॉक्यूमेंट में, HTML हेड और बॉडी। तो यहाँ पे HTML एक डॉक्यूमेंट है, HTML हेड, हेड यहाँ पे स्टार्ट हुआ, हेड के बाद हमने टाइटल में लिख दिया HTML पेज, यहाँ पे हेड हमने क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी में हम लिखा केवल कंटेंट ऑफ HTML पेज, और यहाँ पे बॉडी हमने क्लोज कर दी, यहाँ पे हमने HTML जो टैग था उसको क्लोज कर दिया। तो हेड जो टैग होता है उसका मेन काम होता है किसी पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होल्ड करना, और बॉडी जो हमारा टैग होता है उसका मेन काम होता है कि उसके एक्चुअल कंटेंट को वेबसाइट पे दिखाना। तो ये हो गया हमारा HTML। अब हम देखते हैं XML। XML होता है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML हमने देखा था वो भी मार्कअप लैंग्वेज थी, XML भी मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे HTML जो हमारा काम कर रही थी वो मेनली डिसाइड करती है कि किसी वेब पेज को हमें कैसा दिखाना है या इन्फॉर्मेशन को हमें कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन यहाँ पे XML का जो मेन काम होता है वो होता है स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डेटा, कि हम डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो अगर हम इसमें देखें, जैसे HTML में हमने देखा था उसमें प्री डिफाइंड टैग्स थे, इसमें XML में प्री डिफाइंड टैग्स नहीं होते, यहाँ यूजर अपने टैग्स खुद बनाता है। और XML क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। हमने HTML देखा था वो केस सेंसिटिव नहीं थी, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .xml होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे हमने एक नोट टैग बनाया, यूजर ने यहाँ पे नोट टैग को एंड किया, टू एक टैग बनाया और टू टैग को क्लोज किया, फ्रॉम टैग बनाया और फ्रॉम टैग को क्लोज किया, और हेडिंग बनाया और बॉडी बनाई। तो मान लीजिए ये सारे टैग यूजर डिफाइंड है, यूजर अपने हिसाब से कोई भी टैग बना सकता है। तो मान लीजिए एक ईमेल भेजा जा रहा है टू रमेश को फ्रॉम सुरेश के द्वारा, और हेडिंग क्या है, रिमाइंडर, और सब्जेक्ट क्या है, मीटिंग ऑन संडे। तो ये हमारा एक XML डॉक्यूमेंट हो गया। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि किसी डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे ट्रांसपोर्ट करना है, ये XML के द्वारा डिसाइड होता है। अब हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा डोमेन नेम। डोमेन नेम्स हमने साइट पे देखा होगा कि बहुत सारे हमें, जैसे अगर हम टाइप करें www.ncrt.nic.in, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम बोलते हैं। डोमेन नेम क्या होता है, किसी साइट को अगर हम ओपन करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम किसी साइट को ओपन करते हैं तो मेनली हमें डोमेन नेम की जरूरत नहीं होती, हमें जरूरत होती है उस सर्वर के IP एड्रेस की जो उस वेबसाइट को होस्ट कर रहा होता है। तो IP एड्रेस मोस्टली जो IP एड्रेस होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नंबर्स के फॉर्म में। तो मान लीजिए अगर हमें कोई साइट ओपन करनी है और हमें ये याद करना पड़े कि उसका IP एड्रेस 173.194.39.78 है, तो हमें हर बार इस टाइप के नंबर्स याद करने पड़ेंगे, और नंबर्स को ह्यूमन ब्रेन उतनी आसानी से याद नहीं कर सकता जितने वर्ड्स को। तो इसी तरीके से अगर हमें साइट ओपन करनी है तो ncrt.nic.in अगर हमें ओपन करनी है तो ये हम आसानी से लिख देंगे। लेकिन अगर हमें ये लिखना पड़े 173.194.39.78, तो इसको हम आसानी से याद नहीं कर पाएंगे। तो डोमेन नेम क्या होता है, हम जब भी किसी साइट को ओपन करना होता है तो उसके IP एड्रेस को टाइप ना करके हम किसी उसके करस्पॉन्डिंग, हमें कुछ एक स्ट्रिंग टाइप की होती है, हम उसको टाइप करते हैं, और फिर फाइनली वो जो स्ट्रिंग होती है वो उस IP एड्रेस से मैप हो जाती है। तो फाइनली हमें वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो डोमेन नेम क्या करता है, डोमेन नेम जब भी हम किसी वेबसाइट के डोमेन नेम को टाइप करते हैं तो फाइनली कन्वर्ट किस में हो जाता है, एक IP एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमें वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब हम देखते हैं URI का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो इंटरनेट पे जितनी भी सारी रिसोर्सेस होती हैं सभी का कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। इस एड्रेस को हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी बोल सकते हैं। और हर रिसोर्स का कोई भी वेब पेज हो गया या कोई भी चीज़ हम डाउनलोड कर रहे हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई एड्रेस होता है, और उसी एड्रेस को हम बोलते हैं URI। तो एवरी वेब पेज ऑन वेब हैज यूनिक URL। एग्जाम्पल आर www.ncrt.nic.in। तो मान लीजिए हमें एक साइट ओपन कर रहे हैं तो ये इसका URL है। URL का मतलब उस वेबसाइट का जो यूनिक एड्रेस है वो ये है। और URL इज नॉट ओनली द डोमेन नेम। तो URL जो होता है केवल डोमेन नेम नहीं होता, इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल में देखें तो ncrt.nic.in, तो ये तो डोमेन नेम हो गया। लेकिन मान लीजिए उसमें हमने और भी कुछ चीज़ उसमें हम ओपन कर रहे हैं और कोई लिंक ओपन कर रहे हैं, तो उस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं URL। लेकिन जो वेबसाइट का नाम होता है केवल उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि URL में और भी पार्ट्स हो सकते हैं डोमेन नेम के अलावा, तो यहाँ पे क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहला तो नेटवर्क प्रोटोकॉल, जैसे यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन सी यूज हो रही है, HTTP। अगली चीज़ क्या हो सकती है, डोमेन नेम। डोमेन नेम हमने यहाँ पे भी देखा कि साइट का जो नेम हुआ वो मेनली हमारा डोमेन नेम हो गया। इट आइडेंटिफाइज द होस्ट सर्वर्स दैट होल्ड्स द रिसोर्स। तो जो भी हमारा सर्वर उस रिसोर्स को होल्ड कर रहा है तो वो हमारा यहाँ पे डोमेन नेम में आ गया। क्योंकि फाइनली मैंने बताया कि डोमेन नेम किस में कन्वर्ट होता है, IP एड्रेस में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद आता है रिसोर्स लोकेशन। रिसोर्स लोकेशन मीन्स उसके बाद जो भी हम डायरेक्टरी या पाथ को ओपन कर रहे हैं तो
ये सारे क्या हो गए, रिसोर्स लोकेशन। तो डोमेन नेम्स मेनली, जैसे अगर हम डॉट कॉम किसी साइट के आगे लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कॉमर्शियल पर्पज के लिए साइट यूज हो रही है। डॉट ईडीयू मतलब वो गवर्नमेंट का, मतलब डॉट ईडीयू का मतलब वो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए यूज हो रही है। और डॉट जीओवी का मतलब कोई गवर्नमेंट एजेंसी उसको यूज कर रही है। इस तरीके से अगर किसी साइट के अंदर आगे डॉट इन लिखा होता है मीन्स वो इंडिया से रिलेटेड है, और डॉट एयू जैसे लिखा है तो उसका मतलब वो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है। अब देख लेते हैं वेबसाइट क्या होता है। वेबसाइट हम सभी को पता भी है, वेबसाइट क्या होता है, जब कई सारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और इसमें क्या क्या हो सकता है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब हो सकते हैं। और किसी वेबसाइट के पहले पेज को हम क्या बोलते हैं, होम पेज बोलते हैं। और द वेब पेजेस ऑफ वेबसाइट आर रिटन यूजिंग एचटीएमएल। तो एचटीएमएल हमने देखा कि जो सारे वेब पेजेस होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं, एचटीएमएल के थ्रू लिखते हैं। और ये कैसे, एचटीएमएल के थ्रू जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। वेबसाइट इज आइडेंटिफाइड बाई अ डोमेन नेम। तो हमने देखा भी किसी डोमेन नेम से वेबसाइट आइडेंटिफाई होती है। जैसे अगर हम अमेजन डॉट इन लिखें तो ये हमारा क्या हो गया, डोमेन नेम हो गया। और इसको जब हम किसी वेब मान लीजिए ब्राउजर पे टाइप करते हैं तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट होता है, किसी आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं वेब पेजेस। तो वेब पेजेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम एचटीएमएल के द्वारा क्रिएट करते हैं। और इसमें क्या क्या हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकते हैं, और इसमें हाइपरलिंक्स हो सकते हैं। तो वेब पेजेस को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पहला स्टैटिक वेब पेज और दूसरा डायनेमिक वेब पेज। स्टैटिक वेब पेज का मतलब हुआ कि जिनमें इंफॉर्मेशन एक बार जो लिखी है हर बार यूजर को वही इंफॉर्मेशन दिखती है। और डायनेमिक वेब पेज का मतलब इनका कंटेंट हर बार चेंज होता रहता है। मान लीजिए जैसे आपने अपना जीमेल ओपन किया तो पहली पिछली बार कुछ और मेल थे, इस बार कुछ नए मेल ऐड हो गए। तो ऐसा वेब पेज जिसका कंटेंट चेंज होता है किसी न किसी टाइम पे, तो ऐसे वेब पेज को हम डायनेमिक वेब पेज बोलते हैं। और डायनेमिक वेब पेज क्योंकि डायनेमिक होते हैं तो ये लोड होने में ज़्यादा टाइम लगाते हैं। अब देखते हैं वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसके द्वारा हम वेब पेजेस को ओपन कर सकते हैं। और वेब ब्राउज़र जो होता है वेब पेजेस की कोडिंग लैंग्वेज को पहचानता है और उसको डिस्प्ले कर देता है। तो वेब ब्राउज़र के अगर आपको एग्जांपल देखने हैं तो गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सब हमारे वेब ब्राउज़र के एग्जाम्पल हो गए। अगला हम देखते हैं वेब सर्वर। वेब सर्वर क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है जो कि रन हो रहा होता है और जिसके द्वारा क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है, जैसे हम किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो वेब सर्वर उसको फुलफिल करता है। वेब सर्वर इज ए सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डेडिकेटेड टू रनिंग द सॉफ्टवेयर दैट कैन सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। तो अगर क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको वेब सर्वर फुलफिल करता है। तो ये किस पे काम करते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करते हैं और जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको फुलफिल करते हैं। तो जैसे वेब सर्वर के कुछ एग्जांपल्स हो गए, अपाचे IAIS, ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि रन होते हैं किसी हार्डवेयर पे। तो ये हमारे जो वेब सर्वर के कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। और एक सिंगल वेब सर्वर जो होता है वो मल्टीपल वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक सिंगल वेबसाइट कई सारे जॉइंट सर्वर्स पे होस्ट की गई हो। अब हम देखते हैं होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग का मतलब होता है अपलोडिंग द वेब कंटेंट ऑन अ वेब सर्वर। मीन्स अगर हम किसी वेब कंटेंट को किसी वेब सर्वर पे प्लेस कर रहे हैं, उसको लोकेट कर रहे हैं, उसको वहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे वेब होस्टिंग। तो मीन्स किसी वेब कंटेंट को हम किसी सर्वर पे रख रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे वेब होस्टिंग। और इन केस ऑफ एनी इंडिविजुअल और ए कंपनी वांट्स टू मेक इट्स वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट, अगर कोई यूजर चाहता है कि उसकी वेबसाइट इंटरनेट पे अवेलेबल हो तो उसको पहले होस्ट किया जाना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।